नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आशा है आप अपनी पढ़ाई समय पर कर रहे हैं। आज की अपनी हिंदी क्लास में सृजन पुस्तक का दूसरा पाठ बाजार दर्शन चल रहा था, जिसमें जैनेन्द्र जी का परिचय अपन ने पढ़ लिया था और साथ ही बाजार दर्शन जो पाठ है उस पाठ का सारांश अपन ने पढ़ लिया था। देखिए स्टूडेंट्स, बाजार दर्शन का अर्थ होता है बाजार के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण, बाजार के प्रति व्यक्ति की सोच। इस पाठ में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर गहरा मंथन यानी विचार किया गया है। वर्तमान जो समय है उस समय में उपभोक्तावादी विचारधारा या बाजारवादी विचारधारा हमारे समाज में तेज़ी से बढ़ रही है। और ये विचारधारा कौन सी है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बाजार से अधिक सामान खरीदकर अपने जीवन को सुखमय बनाऊं और सामान खरीदने के लिए अनावश्यक पैसा खर्च करूं। ये जो सोच है यही उपभोक्तावादी सोच है, यही बाजारवादी सोच है। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने 3 लोगों के उदाहरण के द्वारा हमें समझाया है कि हमें बाजार का उपयोग किस तरह करना चाहिए। लेखक के पहले जो मित्र हैं वो बाजार गए, बहुत सारा सामान लाए। जब लेखक ने पूछा भाई इतना सामान क्यों लेकर आए हो, तो उन्होंने पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह साथ थी इसलिए ये इतना सामान आया। उनका मानना था कि पत्नी की वजह से घर में इतना सामान आया है। तो लेखक कहता है कि यह सिर्फ एक स्त्री को दोष नहीं है, ये समूची स्त्री जाति को दोष है कि जब भी हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है तो अपन तुरंत उसका दोष एक औरत को दे देते हैं, जो गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही लेखक ने यह भी बताया कि ये जो इतना सारा सामान आया है इसमें कहीं ना कहीं मनी बैग या पैसे की गर्मी या जो एनर्जी है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। यानी व्यक्ति के पास जब पैसा होता है तो वह बिना सोचे समझे उसे खर्च कर देता है। लेखक का मित्र कहता है कि जितने पैसे थे उन सब पैसों का सामान खरीद लिया, सब पैसों का सामान खरीद लिया। अब टिकट के लिए भी पैसे नहीं हैं। तब लेखक सोचता है कि ये जो सामान आया है ये ज़रूरत के हिसाब से नहीं आया है, ये परचेजिंग पावर के हिसाब से आया है कि इस व्यक्ति में पैसा खर्च करने की ताकत है, सामर्थ्य है। दूसरे जो लेखक के मित्र हैं वो बाजार जाते हैं और खाली हाथ वापस आते हैं। जब लेखक पूछता है कि क्या लाए बाजार से, तो कहता है कि मेरे यह समझ में नहीं आ रहा था कि बाजार से न लूं तो क्या न लूं, अर्थात बाजार की सभी चीज़ें खरीदने को मन करता है। एक चीज़ खरीदने का मतलब है बाकी सब को छोड़ देना। मैं बाजार में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं बाजार से कुछ भी नहीं लेकर आया। तो देखिए ये बड़ी विचित्र स्थिति है। लेखक का दूसरा मित्र बाजार गया, उसके मन में अभाव थे, उसका मन खाली था और जो भी चीज़ वो देखता है तुरंत उस चीज़ को खरीदने का उसका मन करता है। दिन भर वो घूमता रहा लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाया कि उसे क्या खरीदना है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब भी हम बाजार जाएं तो पहले ये निश्चित करके जाएं कि हमें क्या खरीदना है और जो चीज़ खरीदनी है वही चीज़ हमें खरीद कर लानी चाहिए।
आगे लेखक ने बताया था कि बाजार का जो जादू है वो आँखों के रास्ते काम करता है, अर्थात बाजार की सभी सुंदर चीज़ों को हम आँखों के माध्यम से देखकर उनके प्रति आकर्षित होते हैं। बाजार का जादू उस व्यक्ति पर चलता है जिसकी जेब भरी और मन खाली हो, मतलब खूब सारे पैसे हो और मन में अभाव हो, यानी मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी ले लूँ। दूसरा, बाजार का जादू उस व्यक्ति पर भी काम करता है जिसकी जेब भी खाली और मन भी खाली। जेब खाली यानी पैसा नहीं है, मन खाली यानी चीज़ें खरीदने की इच्छा होना। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है फिर भी वो चीज़ें खरीदता है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो वर्तमान में हम देख सकते हैं। हमें कोई भी मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, तो आप लोग न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं कि बिना धनराशि के आप मोटरसाइकिल खरीदो, कार खरीदो, 0% ब्याज है। तो कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लोन पर, इंस्टॉलमेंट पर अपने वाहन बेचती है। तो देखो, मन खाली है और जेब भी खाली है फिर भी चीज़ खरीदता है आदमी, इस स्थिति में खरीदता है। यहाँ से एक प्रश्न बना था, बोर्ड एग्ज़ाम 2017-18 में आया था वो, कि किश्त क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं? इंस्टॉलमेंट क्या है? क्या ये ग्राहकों के हित में है या अहित में है? तो किस्त क्रय पद्धति जो है वो किस्तों पर सामान खरीदना उसे कहते हैं। अब ये ग्राहकों के हित में है या अहित में है? देखिए, देखा जाए तो ये ग्राहकों के अहित में ही है, दिखता हित में है लेकिन अहित में है। कैसे है कि व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है। आज मान लीजिए, मैं अपना उदाहरण दूं, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और उस मोटरसाइकिल में तेल, पेट्रोल डलवा सकता हूं। मेरी इनकम इतनी ही है कि मैं मोटरसाइकिल मेंटेन कर सकूं। अब मान लीजिए किस्तों में मैं गाड़ी ले आया, तो उसकी किस्तें मैं कहाँ से भरूंगा? एक दो किस्तें भरी, फिर बैंक वाले पीछे पीछे और मैं आगे आगे। पूरा जो अर्थतंत्र है घर का वो सारा गड़बड़ा जाएगा, कर्जे बढ़ जाएंगे, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और व्यक्ति दिवालिया सड़क के ऊपर आ जाएगा। तो ये किस्त क्रय पद्धति, इंस्टॉलमेंट में हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, दिखने में हमें आसान दिखती है, हमारे हित में दिखती है, लेकिन वास्तव में ये हित में होती नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि बाजार का जादू जब व्यक्ति पर चढ़ता है तब व्यक्ति बाजार के आकर्षण में फंसकर अनावश्यक चीज़ें खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही बाजार का जादू उतरा, व्यक्ति को गिल्टी फील होती है कि वो जो सामान खरीद कर लाया है वो उसके आराम को बढ़ाने वाला नहीं बल्कि आराम में बाधा पहुंचाने वाला है। अब आगे लेखक ने बताया था कि बाजार के जादू से बचने का क्या उपाय है। बाजार के जादू से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली मत रखो, अर्थात यह सोचकर जाओ कि आपके पास सब कुछ है, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और प्रसन्न मन से बाजार जाओ। तब बाजार का जादू आपके ऊपर काम नहीं करेगा बल्कि बाजार आपसे धन्य होगा। बाजार का काम है आवश्यकता के समय व्यक्ति के काम आना। अब एक पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ को लेखक ने एक दार्शनिक, एक फिलोसफर की भांति हमें समझाया है कि बाजार जाओ तो मन खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मन बंद हो जाए, क्योंकि जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है जो सदा से संपूर्ण है। हम अधूरे हैं इसलिए हम इंसान हैं, वो पूर्ण है इसलिए वो भगवान है। व्यक्ति हमेशा जब तक अपने आप को अधूरा, अपूर्ण समझता है तब तक जीवन में वो कुछ सीखता है। जिस दिन उसने अपने आप को पूर्ण समझ लिया, उसके सीखने की गति बिल्कुल रुक जाती है। आगे आइए, फिर लेखक ने अपने तीसरे परिचित भगत जी का उदाहरण दिया है।
भगत जी चूरन बेचने का काम करते हैं। बंदे वक्त पर अपने चूरन की पेटी उठाते हैं और 6 आने का चूरन बेचते हैं। उसके बाद में जो चूरन बचता है वो बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। उनके जीवन में 6 आने पैसे की ही ज़रूरत है, इसलिए वो रोज़ाना 6 आने ही कमाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमाते हैं। ये संतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जबकि अभी पीछे अपन ने 2 मित्रों की कहानी देखी, वो दोनों ही व्यक्ति संतुष्ट नहीं थे, न अपनी इनकम से संतुष्ट थे और न उनके मन में किसी प्रकार की संतुष्टि थी। उनका मानना एक ही था कि ये बाज़ार सामान खरीदने के लिए बने हैं, अब वो सामान अपने ज़रूरत का है या नहीं है, इससे उनको कोई लेना नहीं था। लेकिन जो भगत जी है, भगत जी मानते हैं कि मुझे बाज़ार से वही चीज़ें खरीदनी है जो मेरी वास्तविक ज़रूरत है। अब भगत जी के बारे में अपन ने उस वीडियो में लास्ट में पढ़ा था, आज यहीं से अपन शुरू करते हैं कि वो कभी बीमार भी नहीं हुए, चूरन में लापरवाही भी नहीं हुई और उतना ही कमाते थे जितनी उनकी आवश्यकता थी। और तो नहीं, लेकिन मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है। पीछे अभी 2 उदाहरण देखे, दोनों लोगों पर बाजार का जादू खूब चला। दोनों ही व्यक्ति बाजार की सुंदर सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षित हुए और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें भी वो खरीद कर ले आए। लेकिन भगत जी के ऊपर बाजार का जादू नहीं चलता है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन बेचने वाला नहीं हूँ भाई। लेखक कहता है कि आप कहीं ये मत सोच लेना कि ये भगत जी मैं हूँ, यानी लेखक मैं नहीं हूँ। जी नहीं, इतनी हल्की बात भी मत सोचना। नहीं, यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक को उस चूरन वाले से श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर रहा हूँ। और लेखक कहता है न तो चूरन बेचने वाला मैं हूँ और न मैं आप लोग, आप जितने भी पढ़ने वाले हैं, उन से उसको श्रेष्ठ बता रहा हूँ। क्योंकि आप तो फिर भी 12वीं में पढ़ते हैं, आपको तो अक्षर ज्ञान भी है, आपका तो अच्छा नॉलेज भी है। पता नहीं उस बेचारे को तो नॉलेज था या नहीं था, वो पढ़ा लिखा था या नहीं था, तो मैं उसको आपसे श्रेष्ठ भी नहीं बता रहा। न जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी था या नहीं था, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज मामूली आदमी है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी, अपदार्थ का मतलब है एक सामान्य, एक तुच्छ सा व्यक्ति को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। यहाँ अंडरलाइन करना, उस साधारण से व्यक्ति को वह चीज़ प्राप्त है जो हम में से शायद बहुत कम को प्राप्त है। और वो चीज़ कौन सी है? वो है साहब संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन। उसके जीवन में संतुष्टि है जो हमारे पास नहीं है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर सकता है। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। दुकानों में सुंदर सुंदर सामान जचाया हुआ है, लेकिन उसका मन अडिग रहता है कि मुझे ये सब नहीं खरीदना है। पैसा उसके आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे लो। देखिए, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, और वो व्यक्ति भी चूरन बेचता था। मान लीजिए सुबह 9 बजे वो चूरन बेचने निकला और 2 बजे उसने 6 आने पैसे कमा लिए। अब पैसा उसे कह रहा है कि तू 5 बजे तक चूरन बेच, जिससे मैं तेरे पास हो रहा हूँ। लेकिन वो आदमी पैसे की एक नहीं सुनता है। उसके जीवन की ज़रूरत 6 आने हैं, इसलिए वो 2 बजे ही चूरन बेचना बंद कर देता है। 6 आने की कमाई हुई और फिर वो पैसे की तरफ देखता भी नहीं है। पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे कमाओ, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं है। वह निर्मम यानी निर्दयी व्यक्ति, देखिए यहाँ व्यंग्य किया गया है निर्दयी, यानी उसे पैसे पर दया नहीं आ रही है। पैसा उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे कमा, लेकिन वो आदमी उतना ही कमाता है जितनी उसकी ज़रूरत है। पैसे को अपने आहत गर्व घमंड में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे को होगा अपने आप पर घमंड, लेकिन भगत जी के सामने पैसे का घमंड नहीं चलता है।
ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या नहीं चलती है? क्या वह शक्ति कुंठित होकर सहलज्ज नहीं हो जाएगी, लज्जित नहीं हो जाएगी? क्या बिल्कुल हो जाती है। देखिए, पहले दो उदाहरण दो दोस्तों के पढ़े, दोनों के ऊपर पैसे की व्यंग्य शक्ति काम कर रही थी, लेकिन इस आदमी के ऊपर पैसे की व्यंग्य शक्ति काम नहीं कर रही है। उसका कारण है कि यह व्यक्ति संतुष्ट प्रवृत्ति का है। यह व्यक्ति यह सोचता है कि उसके पास जो है वो पर्याप्त है, और ये उतने ही पैसे कमाता है जितनी इसकी आवश्यकता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए साहब, वह बहुत दारुण है, बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायी है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर, वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती हुई कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे क्या जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था? क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ होता। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर डालती है। कृतज्ञ कहते हैं किए गए उपकारों को भूलने वाला। अब आओ साहब, पैसे की व्यंग्य शक्ति का पैराग्राफ है ये, इसको पूरे को अपन समझते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह बहुत दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। मान लीजिए पैदल चल रहे हैं और पास से मोटर गाड़ी निकलती है, फॉर्च्यूनर निकलती है। फॉर्च्यूनर क्या निकली? कलेजे को पार करती हुई एक व्यंग्य की लकीर निकल गई, और मानो किसी ने हमारी आंखों में उंगली डालकर कह दिया हो कि देखो ये है फॉर्च्यूनर और ये तुम्हारे पास नहीं है। उस फॉर्च्यूनर को देखकर मन में एक कमी, एक अभाव महसूस होता है कि यार मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं। और वो माँ बाप, जिन माँ बाप ने बचपन से हमारा पालन पोषण किया है, हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया है, पल भर के लिए वो माँ बाप जो है उनके उपकारों को हम भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार मैं भी काश इन पैसे वालों के यहाँ पैदा हुआ होता तो आज मैं भी गाड़ी में बैठता। देखिए, कुछ समय के लिए दिमाग में ये विचार आता है, लेकिन कुछ समय के लिए जो विचार आता है ये हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ बना डालता है। हम पल भर में उनके उपकारों को भूल जाते हैं। ये है पैसे की व्यंग्य शक्ति। किसी व्यक्ति को अच्छा मोबाइल यूज करते हुए देखते हैं, तुरंत अपने मन में होता है यार मेरे पास ये मोबाइल नहीं है, इसके मम्मी पापा को तो कहते उन्होंने मोबाइल दिला दिया, मैं अपने मम्मी पापा को पता नहीं कितनी बार कह दिया, लेकिन फिर भी मुझे मोबाइल नहीं दिला रहे हैं। पल भर में माँ बाप पराए हो जाते हैं इस विचार से। ये है पैसे की व्यंग्य शक्ति, जो पल भर में हमें अपनों से अलग कर देती है, उनके प्रति कृतज्ञ कर देती है। लेकिन क्या लोक वैभव की, इस शानो शौकत, इस दिखावे की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर यानी मामूली मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, पानी पानी हो जाती है साहब। लेकिन ये पैसे की व्यंग्य शक्ति पहले मित्र पर चली, दूसरे पर चली, लेकिन भगत जी पर नहीं चली। उस भगत जी के सामने ये पैसे की शक्ति पानी पानी हो गई, लज्जित हो गई, चूर चूर हो गई, लेकिन पैसे की शक्ति भगत जी के आगे नहीं चली। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे भी अजय रहता है? भगत जी के पास ऐसी क्या ताकत है जिससे इनके ऊपर बाजार का जादू काम नहीं करता है, इनके ऊपर पैसे की व्यंग्य शक्ति काम नहीं करती है, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देती है वो शक्ति। अब आओ, कौन सी शक्ति है वो, इस नीचे वाले पैराग्राफ में देखते हैं। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल यानी लेवल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। तो भगत जी के ऊपर पैसे की व्यंग्य शक्ति की नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? उनके पास कोई बल है, कोई पावर है ऐसी। और वो पावर क्या है साहब? वो जो पावर है वो शायद हम संसारी लोगों के पास वो पावर नहीं है। संसारी लोगों से कुछ ऊपर की पावर है, अपर लेवल की पावर है, और उसको लोग कहते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कहते हैं धार्मिक या आत्मिक या नैतिक। लोग उसको स्पिरिचुअल कहते हैं। तो उनके पास
स्पिरिचुअल पावर है, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। मुझे इतनी योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और उनको डिफाइन कर सकूं। मुझे शब्द से कोई मतलब नहीं है, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, इच्छाएं हैं, बटोर रखने की स्पृहा है। बटोर का मतलब होता है कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। स्पृहा कहते हैं इच्छा। जहां पर कलेक्शन की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। यानी भगत जी के पास जो बल है वो कहाँ नहीं है? जहां बटोर कर रखने की इच्छाएं हैं कि मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी खरीद लूं, मैं बेटे के लिए इतना कर दूं, मैं पोते के लिए इतना कर दूं, मैं ये मकान खरीद लूं, मैं ये बिल्डिंग खरीद लूं। ये जो इच्छाएं हैं जहां पर, वहां पर वो बल नहीं है जो भगत जी के पास है। वहां उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित तो होती है। अंडरलाइन करना है आपको यहां से। संचय का मतलब होता है इकट्ठी करना चीजें, तृष्णा इच्छा, वैभव पैसे का दिखावा, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो लोगों के लिए अनुकरणीय हो कि साहब देखो उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ये है वो है, और शान से जीता है, वो है साहब वैभव। उसकी चाह में व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित होती है। यदि कोई व्यक्ति धन को इकट्ठा करना चाहता है, बेटे पोतों के लिए छोड़ के जाना चाहता है प्रॉपर्टी, तो वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति निर्बल है। कहाँ से? हृदय से। निर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति पैसे की ओर झुकता है। जिसका हृदय कमजोर है वही व्यक्ति पैसे की ओर झुकता है, वही व्यक्ति आवश्यकता से अधिक पैसा कमाना चाहता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है साहब। कमजोर निर्बल आदमी आत्मा से, वही व्यक्ति धन की ओर झुकता है, पैसे की ओर झुकता है और रात दिन पैसे कमाने में लगा रहता है, जबकि उसकी उतनी आवश्यकता ही नहीं है। वह उसकी अबलता है, उसकी कमजोरी है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। मनुष्य पर धन की, जो आदमी रात दिन पैसे के पीछे भागता है वो मनुष्य तो हारता है, धन पैसा जीतता है। चेतन पर जड़ की विजय। चेतन कहते हैं सजीव और जड़ कहते हैं निर्जीव। तो आदमी तो है सजीव और रुपया है निर्जीव। तो ये सजीव पर निर्जीव की जीत है, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं। इस लाइन को पूरी को आपको अंडरलाइन करना है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार के चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे थे। ध्यान देना इस लाइन से। क्या याद आया आपको? लेखक का मित्र कह रहा था ना कि बाजार का जादू आंखों के रास्ते काम करता है। यानी हम आंखों से बाजार की सुंदर चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। और दूसरे मित्र ने यह कहा था कि बाजार है कि शैतान का जाल है, चीजों को सजा धजा कर रखते हैं कि ग्राहक फंस जाते हैं। उस चीज का जवाब है कि ये जब बाजार जाते हैं तो आंखें बंद नहीं है, इनकी भी आंखें खुली है और न वो बाजार को गालियां निकाल रहे हैं। रास्ते में बहुत लोग बालक मिलते हैं जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया, जय जय राम किया सबसे। इससे बिल्कुल भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार मार्केट में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी नहीं थी। भौचक्के हो, और ये क्या है? कोई भी दुकान के सामने से गुजर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हो, आपका काम है स्कूल जाना, रास्ते से जा रहे हो और तुरंत कोई शोरूम देखा, उसमें कोई चीज़ पड़ी देखी, आप तुरंत रुके, अरे यार ये क्या है? और आपका मन जो है वो भटक जाता है। तुरंत आप सोचने लगते हैं कि मैं ये चीज़ कैसे खरीदूं। ये भौचक्का रहना, तो उनमें ये भौचक्के रहने की लाचारी बिल्कुल नहीं थी। व्यवहार में पेशो पेश नहीं था कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। उनका एक ही था कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं। और खोए के खोए खड़े भी नहीं रहते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से मार्केट भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति यानी नफरत इस भगत के मन में नहीं है।
और ये भी नहीं है कि वो बाजार की चीज़ों से नफरत करता है, नहीं, कोई नफरत नहीं है, सबसे प्रेम करता है, लेकिन वो ये कहता है भैया दुकान में ही पड़े रहो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो कि बस यहीं रहो भैया, खुश रहो। विद्रोह नहीं है कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि उनके मन में प्रसन्नता है, क्योंकि उनके मन में रिक्तता नहीं है, खालीपन नहीं है। देखता हूँ खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह बाजार चौक में से चलते चले जाते हैं। रास्ते में बड़े बड़े फैंसी स्टोर आते हैं और पड़े ही रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकता है तो एक छोटी सी पसारी की दुकान पर, किराने की दुकान पर रुकता है। वहाँ से दो चार अपने काम की चीज़ें ली और वहाँ से चला आता है। बाजार से हठपूर्वक विमुखता नहीं है। हठपूर्वक विमुखता, जैसे कोई कहे भाई बाजार लोगों को लूटता है, तो कई आदमी कहते हैं कि नहीं मैं बाजार जाऊँगा ही नहीं, कैसे लूटेगा, ये नहीं है इनमें। ये बाजार भी जाते हैं लेकिन ये आवश्यकता की चीज़ें ही खरीदते हैं, अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदते हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए चूरन बनाने के लिए, तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक, बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक, मार्केट का नाम है, का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा ही रह जाता है। मार्केट की सभी सुंदर चीज़ें जो है वो उनके सामने बिखरी की बिखरी रह जाती है, लेकिन वो उन्हें नहीं खरीदते हैं। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह तो कोने वाले पसारी की दुकान पर मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी यानी बाजार का आकर्षण बिछा है तो बड़ी खुशी से बिछा रहे, भगत जी से उस बेचारी का कल्याण नहीं होगा। तो मार्केट की सुंदर चीज़ें सजी की सजी रह जाती है, भगत जी नहीं खरीदते हैं। अगला पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ मुझे ये ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। इस लाइन को अंडरलाइन करना है। बाजार को सार्थकता वही आदमी देता है जिसको पता है कि उसको क्या लाना है। जिस आदमी को यही नहीं पता कि लाना क्या है, वो गया था चीनी लेने और आया तब कपड़े, जूते, आइसक्रीम और ये लेकर आ गया, ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता नहीं दे सकते हैं। और जो नहीं जानते कि क्या चाहते हैं, उनकी अपनी परचेजिंग पावर यानी पैसा खर्च करने की जो ताकत है, उसके घमंड में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, एक शैतानी शक्ति, एक व्यंग्य की शक्ति वो लोग बाजार को देते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें क्या खरीदना है, वो अपने पैसे के घमंड में ही चूर रहते हैं और अनावश्यक सामान खरीदते हैं। वो बाजार में एक शैतानी शक्ति को जन्म देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा प्रश्न और बनता है, बाजार को सच्चा लाभ कौन देगा? जो ये जानता है कि उसे बाजार से क्या खरीदना है। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ये अंडरलाइन करना साहब, बढ़िया प्रश्न है। बाजार का बाजारूपन, बाजारूपन का मतलब होता है कपट का आचरण। बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाता है? जिन लोगों को यह पता नहीं है कि उन्हें क्या खरीदना है, वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, अर्थात बाजार में कपट और भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है, और जब मार्केट में कपट बढ़ेगा तो सद्भावनाओं, प्रेम में कमी आएगी। इस सद्भावना के ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी, इस प्रेम की कमी पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद यानी जानकार और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक का व्यवहार करते हैं। ध्यान देना, जब आदमी पैसे के घमंड में चूर होकर बाजार से अनावश्यक सामान खरीदता है, उससे बाजार का बाजारूपन बढ़ता है, यानी कपट का आचरण बढ़ता है। और आप और हम सब जानते हैं कि जब कपट बढ़ता है तो प्रेम कम होता है। प्रेम कम हो जाएगा तो न तो कोई भाई भाई है, न कोई जानकार है और न कोई पड़ोसी है। फिर तो समाज में दो ही तरह के लोग हो गए, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपकी दुकान है कपड़ों की, और मैं वहाँ कपड़े लेने गया। मैंने कहा भाई ये टी शर्ट कितने का दिया? तो आप कहते हैं कि ये 400 रुपये का दे देंगे आप। औरों को तो 500 का देते हैं, आपको 400 का देंगे।
ले लो। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं तुमको ठग लूं और तुम ये सोच रहे हो कि गुरुजी को ठग लें। दोनों एक दूसरे की ठगने में लगे रहते हैं, जबकि हकीकत है कि तुम टी शर्ट सबको ही 400 में देते हो, लेकिन मुझे कह रहे हो कि नहीं साहब हम लोगों को तो 500 में देते हैं, आपको 400 में दे देंगे, जबकि हकीकत है सबको 400 में देते हो। और उसमें जो आपका मुनाफा है वो पूरा आप कमा रहे हो। उसमें लूटता कौन है, ठगा कौन जाता है? हमेशा ग्राहक ठगा जाता है। चाहे कोई पड़ोसी आ जाए, कोई जानकार आ जाए, दुकानदार हमेशा जो दुकानदारी वाला उसूल है उसी के ऊपर चलता है। वो कहने को कह देता है कि आपके कम लगा देंगे, लेकिन वो कम लगाता नहीं है और समाज में प्रेम और भाईचारे में कमी आती है। सिर्फ ग्राहक और बेचक का व्यवहार होने लग जाता है, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को लाभ दिखता है, एक की हानि होगी तो दूसरा सोचता है मेरा लाभ होगा। और ये बाजार का नहीं बल्कि इतिहास का सत्य है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लग जाता है। फिर जो दुकानदार है वो ग्राहकों का शोषण करते हैं, तब कपट सफल हो जाता है, निष्कपट उसका शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। देखिए यहाँ से बड़ा प्रश्न बनता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि कैसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। वो बाजार मानवता के लिए विडंबना है जो कपट और भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं और ऐसे बाजार का जो पोषण करता है यानी उसको पालता है। बाजार को कौन पालता है? बाजार को इकोनॉमी पालती है, अर्थशास्त्र पालता है। जो उसका शास्त्र बना हुआ वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, उल्टा है साहब। जबकि अर्थशास्त्र कहता क्या है कि बाजार लोगों की आवश्यकताओं के काम आए और लोगों का शोषण नहीं हो। लेकिन आज मार्केट में लोगों का शोषण हो रहा है, इसलिए वो अर्थशास्त्र आज क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र नहीं, वह अनीति शास्त्र है जो लोगों को ठगता है और उनका शोषण करता है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर था बाजार दर्शन, जिसके अंदर हमने 3 तरह के लोग देखे और तीनों तरह के लोगों का व्यवहार देखा कि वो किस तरह से बाजार का यूज करते हैं। इस पूरे पाठ से अपने को यही संदेश मिलता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बाजार का उपयोग करना चाहिए। हमें वही चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी हमें वास्तव में ज़रूरत है। बाजार के झूठे आकर्षण में फंसकर हमें अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये और है कि जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, प्लीज़ आप लोग उसे पूरा देखें और उसे समझें। कोई भी आप लोगों की समस्या है तो आप फ़ोन से या मैसेज से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।